जय दोस्तों, तो मैं दीपक शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेताजी अचीवर्स एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मौलिक अधिकार परीक्षाओं में बहुत आते हैं ना, जब आते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज ऐसा बताऊँगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। आइए, ठीक है, मौलिक अधिकार। अच्छा एक बात बताइए, मौलिक अधिकार दिए क्यों गए संविधान में? क्यों दिए गए, या इसको देने के पीछे उद्देश्य क्या संविधान सभा का? कुछ तो कारण होगा, कोई वजह होगा। तो क्योंकि आपको पता है ना, बिना आग लगे धुआं उठता है नहीं ना, तो कोई तो वजह होगा जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज असमानता की भावना झेलते आया है। उसी समाज की असमानता की भावना को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान सभा ने मौलिक अधिकार दिए, ताकि असमानता की भावना खत्म। हाँ, मुझे पता है कि अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो, क्योंकि हमारे मन में बैठा हुआ है। तो संविधान लागू हो चुका है, मगर पहले मन में भी तो बैठाना पड़ेगा ना कि वो लागू हो चुका है, और असमानता हटाना पड़ेगा ना। बात समझ आ रही है? तो आप भी नेगेटिव दूर कीजिए और मन पढ़ाई में लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए समझाता हूँ मौलिक अधिकार, फिर आपको बताऊंगा पूरी बातें। देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? कल की वीडियो में बताया था मैंने, अमेरिका से लिया ना हमने। तो हमने मौलिक अधिकार कहाँ लिया है? अमेरिका से लिया है। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार क्यों लिए, अनुच्छेद 12 से 65 तक में वर्णन किया गया है। समझते हैं, एक एक बातों को ध्यान समझिएगा, क्योंकि जब परीक्षा आती है तो हमारा दिमाग हिल जाता है, हम उस समय गलत करते हैं। जिसकी मैथ अच्छी है उसकी एसएसटी खराब है, जिसकी एसएसटी अच्छी है उसकी मैथ खराब है। तो दोनों सही करिए ना और आगे बढ़िए, क्योंकि भैया जब सब करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, वरना एक कमी होगी दूसरा बाजी मार जाएगा और तुम करोगे ताई बुलाओगे। तो आप भी बताइए बनीजिए, ध्यान मांगिएगा। देखो, अब लिखा है कि अर्थ या अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, सुरक्षा, आवास, रोजगार। ये सब जो आपने शब्द देखे ना, इनके बिना ना आप खुद सोचिए, किसी को शिक्षा ना मिले, चिकित्सा ना मिले, भोजन ना मिले, सुरक्षा ना मिले, आवास ना मिले और रोजगार ना मिले, तो क्या होगा? उसका विकास ही नहीं हो सकता। फिर इसी अभाव में वो असामाजिक तत्वों में जाता है, फिर समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें ऐसा ना हो, इसे भारतीय संविधान सभा ने मौलिक अधिकार दिया। हाँ, कुछ लोग की बात हम अपवादों में होते हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते, मगर आप खुद सोचिए, इनके अभाव में व्यक्ति पशु समान बन जाता है। तो हमें इंसान बनना है और इंसानियत भी दिखानी है। बात समझ आ रही है आपको? तो मौलिक अधिकार इसलिए दिए गए हैं, और मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति, प्रगति, विकास की ओर लेके जाता है, मगर इसका सही वर्णन और सही दिशा में कार्य किया जाए तो। बात समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा इन बातों को। आगे देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन बता दिया, संविधान के भाग 3 में है, यानी भाग 3 में है और 12 से 65 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी भाग जो है वो 3 में है और अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और बात, अब इसके बाद क्या आता है? नीति निषेध तत्व आता है। वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? 36 से 51 तक में। कल भी मैंने बताया था, मेरी कल की वीडियो थी, अगर देखी होगी तो आपने। अब देखिए, इतनी बात आपको समझ आ गई, इतना तो आपको देख के लग गया होगा कि मौलिक अधिकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको मन में नहीं आता होगा इनकी अवहेलना होने पर हम क्या कर सकते हैं, सारी बात बताइए मैंने इसमें, और आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रही है, और बस ध्यान दीजिएगा पूरी बातों पे। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है। देखिए, मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, मैंने तो आपको बता दिया। अब देख रहे हैं सभी व्यक्तियों का चित्र, देख रहे हैं सभी व्यक्तियों का अधिकार है ये। ठीक है, और आपको पता है यूएनओ ने भी, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम होता है, यूएनओ समझते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12वीं पढ़े होंगे ना आपने, 24/10/1945 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है ना। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो सभी देशों को बांध के रखता है और शांति के ऊपर कार्य करता है कि किसी भी देश के बीच युद्ध ना हो। हाँ, वो आप कहेंगे कि युद्ध तो हो रहा है, वो बात एक अपवाद है, बताऊँ उसी वीडियो लेके आऊँगा तब बताऊँगा पूरी बातें। अब देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वाद योग, बात समझिएगा एक बार। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों वाद योग या न्याय योग बनाया गया है, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपको मैंने मौलिक अधिकार दे दिया, ठीक, मिलने के बाद उसे कोई छीन सकता है ना, और छीनने के बाद आप कहेंगे मैं क्या करूँगा। तो कभी भी जब किसी भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 226 के द्वारा हाई कोर्ट जा सकता है।
ठीक है, तो ये बाध्य योग्य है और न्याय योग्य है। अब बात समझ आ गई आपको कि अगर इसकी अवहेलना होती तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। बात समझ आ गई आपको? चलिए ठीक। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है। और संविधान की भी रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। बात ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं परीक्षाओं में, फिर गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ कर देते भाई, ध्यान रखिए इन बातों का, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, और वर्तमान में 6 अधिकार हैं। अब वर्तमान में 6 अधिकार हैं, क्यों है समझाता हूं। देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकार क्या है? देखिए, समानता और समता का अधिकार जो है, अब सब पहले समझिए कि वो बताता हूं कि 6 अधिकार क्यों है। जैसे मान लीजिए पहले संपत्ति का अधिकार था हमारे पास, ठीक है, तो जिसे 1978 में जनता पार्टी ने 44वां संशोधन करके उसे अनुच्छेद 300 क में साधारण कर दिया, और साथ में जब कितने बचे? 6 अधिकार बचे, ठीक है। कौन संशोधन? 44वां सन 1978, ठीक है, और किस में साधारण किया? 300 क अनुच्छेद में साधारण कर दिया गया है, ठीक है। बात समझ आ गई? अब कितने रह गए हमारे मौलिक अधिकार? 6 रह गए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब संविधान लागू तो कितने अधिकार थे? 7 6। अब कितने रह गए? 6। ध्यान रखिए, आगे देखिए। अब देखिए मौलिक अधिकार में जो वर्तमान मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक अनुच्छेद में है, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊंगा पूरी बात, ध्यान देखिएगा। अब देखिए, धार्मिक का अधिकार देखिए इसमें नहीं है। देखिए, ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये इसमें है, ठीक है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 तक में वर्णन किया गया है। सब पीडीएफ में गलती हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कैसे है? देखिए, ये इसका है और ये इसका है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक में वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। 31 कहाँ गया? कहाँ गया 31? 31 संपत्ति का अधिकार था, जो कब हटा? 1978 में, संशोधन 44वां, ध्यान रखिए, ठीक। तो देखिए, ये आपको बता चुका हूँ संपत्ति का अधिकार। तो दोबारा सुन लीजिए, जैसे देखेंगे आप कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, माफ करिएगा 32 नहीं है, अनुच्छेद 31 में वर्णन है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 के 1 के च में, जैसे मान लीजिए 19 1 के इसके च में भी संपत्ति के अधिकार का वर्णन है, ठीक है था। परंतु 44वां संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में साधारण कर दिया गया है, ठीक है। बस इस बातों को ध्यान रखिए आप, ठीक। अब आगे देखिए, और अब देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अब देखिए, मैंने कहा आपसे कि जो मौलिक अधिकार है वो 12 से कहाँ तक है? अनुच्छेद 35 तक में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब 12वें में क्या किया है वो समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 कहता है, यह अनुच्छेद राज्य शब्द का प्रयोग भारत के लिए भी होता है, ठीक है, परिभाषित करता है। राज्य शब्द में सरकार, भारत की संसद, सरकार और राज्य के विधायिका जैसे विधानसभा, ठीक है, और भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, ठीक है। यानी मान लीजिए कि भारत सरकार है, ठीक है, या भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर? या तो ऐसे मान लीजिए कि ये संसद है, संसद क्या काम कर रही है? पूरे देश देख रही है। और ये राज्य है, एक राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है, वो भी तो काम कर रही है ना। तो सारी चीजें किसकी? उसी स्थानीय प्राधिकरण के अंदर आते हैं, ठीक। अब कोई भी निजी संगठन या सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसी भी राज्य सरकार और या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम करेगी। ये बात इस वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 में, ठीक। अब देखिए 13 कहता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों असंगत या उन्हें काम करने वाली विधियां शून्य होंगी। क्या मतलब है इसका? यानी देखिए क्या मतलब है, समझिएगा, यह उच्चतम या उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, इनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों का अवैध घोषित कर सकता है। मान लीजिए भारतीय संविधान में सरकार के 3 अंग होते हैं ना। अब बताइए, आपने सुना होगा ना सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? पहला क्या होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका होता है। दूसरा न्यायपालिका, और ये जो तीसरा होता है मान लीजिए संसद या विधायिका भी कह सकते हैं। अब आप देखिए, इन तीनों के पास शक्तियां हैं, है ना। मगर आप सोचिए कि कार्यपालिका
और ये विधायिका या संसद इसके काम में दखल नहीं देगी। किसके? न्यायपालिका काम में दखल नहीं देगी। समझिएगा बातों को। देखिए अब जो ये इसके काम में ये दोनों दखल नहीं देंगे, मगर ये इन दोनों काम में दखल दे सकती है। क्यों? मूल अधिकार की सुरक्षा की तो बात है ना, संविधानिक रक्षा भी तो करना है। जब मर्जी जब संशोधन करके कुछ भी चेंज कर देंगे, बदलाव ला देंगे। संशोधन कर सकते हैं मगर संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान की इसी रक्षा के कौन खड़ा है? न्यायपालिका। जो ये बात अनुच्छेद कौन 13 वर्णन करता है। अब देखिए, अब समानता या समता का अधिकार कितने अनुच्छेद 14 से 78 में वर्णन है। बस एक बात बताइए, समानता का अधिकार देने के पीछे उद्देश्य क्या है, या भारतीय संविधान सभा ने क्यों दिया समानता का अधिकार? सोचिए कि हमारे समाज में छुआछूत को लेकर, ठीक है, जाति प्रथा को लेकर, धर्मवाद को लेकर कितनी असमानता की भावना है। इन्हीं भावनाओं को समाप्त किया गया है ना, असमानता की भावना समाप्त किया गया किसमें? अनुच्छेद 14 से 78 में। मगर आज भी अपवादों को छोड़, आज भी है ये, तो निकालिए मन से। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून में अमीर और गरीब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 14 कहते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। देखिए 15 अनुच्छेद, ये तो आपको सड़क समझना होगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, और समझ के अपनी जिंदगी में उतारना है। कैसे? 15 जो कहता है वो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। किसी के जाति को लेकर, धर्म को लेकर, या लिंग को लेकर, या फिर हम किसी भी चीज़ को लेकर उनसे भेद नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 से प्रतिबंधित करता है। तो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। और देखिए, दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक इत्यादि स्थानों पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात तो समझ आ रही होगी आपको। एक बात बताइए, कभी आप गांव गए होंगे ना, गांव में, मगर गांव घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी उन्नति हो रही है, मगर समाज के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो आज भी ऐसी मानसिकता हमारे समाज में है। इसी मानसिकता को अच्छे अधिकारी बन के दूर कीजिए, तभी तो आगे पहुंच पाएंगे और हमारा समाज कहलाएगा एक उज्जवल भारत, एक नया भारत जो बन के दिखाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो पहले मन से पढ़ लीजिए। ठीक है, और कोई तो बातें बोल देना, बैठ मत जाइए, है बोल दिया बैठ गए हम। ठीक है, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसने बोला और आप बैठ गए। तो आप पता है, एक मेरे सर कहते थे कि अगर किसी ने मुझे गधा बोला, तूने मुझे गधा बोला, तो अब हम गधे बन गए। आप गधा थोड़ी जो गधे बनोगे। ठीक है, तो छोटी बातों इग्नोर मारिए और आगे बढ़ते रहिए। बात समझिएगा। ठीक, अब देखिए मुझे 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की अवसर की समानता, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को अवसर की समानता मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और इसी अधिकार को कहाँ वर्णन किया गया? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है। ध्यान रखिए। सरकारी नौकरी, सबको अवसर मिलेगा, अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता। अब देखिए, अब एक बात सोचिए, अब ये थोड़ी है कि कोई SC है, ST है, OBC है या जनरल है, सबको मौका मिलता है, मगर उसकी योग्यता देखी जाती है। अब एक IAS बनाना है, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट, DM सुनते ही कहता है अब ये DM आ गए, तो ये पोस्ट ऐसे मिल जाएगी? नहीं ना, पढ़ना पड़ेगा, रातों की नींद आराम करनी पड़ती है, या आंखें फूट जाती हैं और चश्मा लग जाता है बड़ा बड़ा, तब जाके पता कुर्सी मिलती है। अब एक बात बड़े बड़े सर भी कहते हैं, पता कोई भी अधिकारी बनिए, पता कोई भी, कुर्सी से आपकी नहीं, आपसे कुर्सी की तो होनी चाहिए। बड़े बड़े सर बोलते हैं ना, मैं भी बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। तो ऐसे बनिए कि आप जिस जिले में जाए ना, लोग कहें आपको कि एक ऐसा अधिकारी आया था, ठीक है, जिसने जिले को सुधार दिया, एक उज्जवल जिला बना दिया, एक अच्छा समाज का निर्माण कर दिया। तो एक अच्छे अधिकारी बने पर एक अच्छा इंसान बनिए। समझिए बात हो, वरना पहले तो हर कोई कमाता है। अब देखिए, आप भी देख रहे हैं इस चित्र में वो क्या नजर आ रहा है? लोग कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत मुसीबत है, ठीक है, फलाना ठिकाना हो गया, हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे महान इंसान को देखिए, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं शब्द विहीन हो जाता हूँ उनके सामने। आप देख सकते हैं ना कि समानता लाने के पीछे कारण क्या था। अब देखिए, ये सारे, ठीक है, और ये अलग बैठे हुए हैं, और ये गुरुजी हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, कुछ भी पढ़ा रहे हो, दो जो भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, मगर बातों समझिएगा कि ये सारे बच्चे हैं, और ये देखिए अलग बैठे हुए हैं। वो पता है, आजकल के बच्चों में ना बड़ी जल्दी नेगेटिव आ जाती है, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। एक बार जब आए ना, ठीक है, एक बार आए
तो अम्बेडकर साहब को याद कर लीजिएगा कि वो क्लास के बाहर बैठते थे, ठीक है, मुझे पता है फर्स्ट यही आते थे। क्लास के बाहर बैठना उनमें कोई नहीं कि कहाँ बैठो फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है वहाँ बैठ के भी ना अपने गुरु जी की ना बातें बड़ी ध्यान से सुनते थे। आप तो सामने बैठ के भी नहीं सुनते, वो सर जी बता रहे कुछ, हम इधर देख रहे हैं, कुछ बच्चों को छोड़ के, ठीक है, तो आप बात देख लीजिएगा, इनसे मसीह को नहीं मिलता। और सोचिए जिसको एक कुआं जहां पंडित ब्राह्मण लोग पानी पीते थे वहां पे इनको पानी पीने की अनुमति नहीं थी, उस व्यक्ति ने भारत संविधान लिख दिया, छुआछूत को समाप्ति करवा दी। मुझे 17 तो सोच के देखिए इस बातों को, दिमाग हिल जाएगा। और पता है इतना आसान काम नहीं था, कितना मुश्किलों भरा जिंदगी रहा होगा इनका, एक बार सोच के देखिए। और आप सबसे कहता हूँ जिंदगी में कितनी मुसीबत आ जाए डटे रहिए। अगर आप हार गए ना तो दुनिया आपको हराने और आएगी और आपकी बेइज्जती मारेगी। और इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए, ध्यान रखिए। और अम्बेडकर साहब से कुछ सीखिए ज़िंदगी में, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, बहुत कुछ। जिस प्रकार से उन्होंने समाज का निर्माण किया है ना, सबके बस की बात नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को वहाँ पहुँचाया, आप भी पहुँच सकते हैं। फ़र्क इतना है कि उनके जितना सहनशीलता बनना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और अपने आप को अच्छा इंसान बनाने में लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, समझिए। अब अगर आपको ऐसे बैठा दे रहा है, आप तो उल्टा ही बोलेंगे और हमें बैठा दिया, सोच के देखिएगा एक बार, देखिए। और जो आपने अभी देखा, जो चित्र देखा, वही समाप्त कर रहा है ना, कौन? अनुच्छेद 17 समाप्त कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। परीक्षा में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमारा हिल जाता है, तो समझ से करेंगे ना, और आपने गहराई से पढ़ा होगा ना, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा। अरे क्यों बोरिंग है? छुआछूत पहले लोग जो SC वाले थे उनको क्या कहते थे लोग, है दूरो दूरो, उसे समाप्त कर दिया अनुच्छेद 17 में। तो ये बोरिंग नहीं है, समझने वाली बात है, इस चीज़ों को समझिए। हम बना रहे हैं बोरिंग, कोई चीज़ बोरिंग नहीं होता, चाहे वो मैथ हो या SST हो, कोई विषय हो, हर विषय की अपनी ख्याति होती है। और विषय का जितना बड़ा ज्ञान होगा हमारे अंदर, उतने उज्जवल भविष्य हमारा होगा। बातों को समझिए। अब देखिए, छुआछूत को निवारण किया जा सकता है, अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने का शक्ति पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, इतनी बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए जैसे अब हम इसको अगर हमें सही करना है, जैसे इस असमानता की भावना दूर करना है, अगर प्रत्येक व्यक्तियों में, ठीक है, भारत अभी है और संविधान ने वर्णन भी किया है, हमें मौलिक अधिकार भी दिया है, मगर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये भावना है। अगर आप पढ़ लिख के अपने गांव जाएंगे, इन बातों को रखेंगे, तो लोग समझेंगे। अरे 100 नहीं समझेंगे, एक तो समझेंगे, वो एक से एक कितने हो जाएंगे, चैन जुड़ जाएगा ना। कोशिश तो कीजिए, इतना आसान तो भीमराव अम्बेडकर के लिए भी नहीं होगा, तो आपके लिए थोड़ी होगा। सोचिए इस बात को, शिक्षा के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, सम्मेलन आयोजन करके, कानून बनाकर, यही बात है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बातों को समझिए। अब देखिए उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 कहता है, ठीक, उपाधि देखिए एक अनुच्छेद आप ध्यान से करिएगा, पेपर में आएंगे आपके। अब उपाधियों का अंत क्या है वो समझते हैं। पुरस्कार उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिलता है उनको बात समझिएगा, ठीक। ऐसी जो प्रश्न आपसे कोई पूछ लेता है कि उनसे 18 मिनट में से क्या नहीं आता और हम अटक जाते हैं, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो आप अटकेंगे नहीं। राज्य शिक्षा सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। कौन? राज्य, भारत के प्रत्येक राज्य की बात कर रहे हैं। अब जाएंगे, कोई बहुभारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। अब एक बात और समझिए, कोई भी विदेशी नागरिक को जो भारत सरकार के अधीन लाभ विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति के अनुमति से ले सकता है। अब यहाँ तो दो बातें आ जाती हैं, ठीक है। इन बातों में थोड़ा विवाद रहता है, मगर आप बात सिर्फ समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ये जरूर पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। ऐसे एक विवाद बना था, छोड़िए बातों को, अब बस समझिए इतनी बातें, ठीक। तो आप ये जब 18वां मैंने आपको समझा दिया, और अभी इसके पार्ट और बनेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारे देखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।